I'm Dr. Rahul Kaushik, and today we are going to cover our next topic, which is WHO and ICH guidelines for assessment of herbal drugs. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कैसे हम अपनी ड्रग को, अपने प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिसाइड किए। उसके बाद हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ की, कुछ पैरामीटर्स की और कुछ फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स हमने वहाँ पे पढ़े। आज हम देखेंगे कुछ और अलग पैरामीटर्स जिनसे कि हम अपने ड्रग को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने ड्रग को हम लोग और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम मूव करते हैं, उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्यों ये स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी है, क्यों क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी है और कौन इन्हें करवाता है, कौन इन्हें गाइडलाइंस देता है इनको करने के लिए। तो हम देख सकते हैं WHO एंड ICH जो है, दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका ICH है, इट इज़ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़, ICH। अब आप देखें तो WHO और ICH एक ब्रिज की तरह काम करती हैं इंडस्ट्रीज़ के बीच में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बीच में और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके बीच में। अगर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को किसी देश में कोई मटेरियल बेचना है, कोई ड्रग बेचनी है, तो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो हमें करना होगा। तो ऐसे कोई भी कंपनी कितनी अपनी ड्रग को सपोज 100 कंट्री में बेचना चाहती है, तो 100 गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकती। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि ICH ने क्या किया, कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस डाल दिए हैं, कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स डाल दिए हैं जो कि सभी कंट्रीज़ में मान्य होती हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ये गाइडलाइंस हैं, ये करती क्या हैं? ये गाइडलाइंस आपकी ड्रग की जो मतलब आइडेंटिटी है उसको इंश्योर करती हैं, ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर करती हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी प्योरिटी को इंश्योर करती हैं। और जब ये सब इंश्योर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एफिकेसी है ड्रग की या आपके ड्रग मटेरियल की जो एफिकेसी है, उससे मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट आपको मिल पाता है। सो standardization and quality control is essential in order to ensure the identity of the drug, the quality of the drug product, purity of the drug product, safety and efficacy of the drug material. मूविंग ऑन टू द पैरामीटर्स, जो हमने पैरामीटर्स आगे पिछली क्लास में पढ़े थे, उन पैरामीटर्स में फिजिको केमिकल पैरामीटर हम लोगों ने पढ़े थे, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज हमने पढ़ी थी, ऐश वैल्यू हमने पढ़ी थी। किसी भी ड्रग की एक्सट्रैक्टिव वैल्यू और ऐश वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सेम हो सकती है, सेम रहती है एक अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। वैसे ही ऐश वैल्यू भी जो है किसी ड्रग की सेम रहेगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर उसमें कोई अडल्ट्रेशन होती है तब वो डेविएशंस आ सकते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू में डेविएशन आ सकते हैं और आपके जो ऐश वैल्यू में डेविएशंस आ सकते हैं। अब हम फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग की बात करें तो यहाँ हम जो हमारी ड्रग है उसके अंदर कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं जिनकी वजह से उस ड्रग की एक्टिविटी होती है, वो भी हम यहाँ इंश्योर कर सकते हैं यूजिंग फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। यहाँ पे हम डिफरेंट केमिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें रिड्यूसिंग शुगर्स चेक करने हैं तो हम फेलिंग टेस्ट के साथ जा सकते हैं और बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ जा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर दीज टेस्ट। आपको नाम पता होना चाहिए कि आपको अगर रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करना है तो आप बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देन मोनोसैकेराइड्स अगर आपको चेक करना है तो बारफोर्ड रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको रेड कलर देता है। इसके अलावा हेक्सो शुगर चेक करना है तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल अगर आपको चेक करना है तो वहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट और फिल्टर पेपर स्टेन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अमाइनो एसिड डिटेक्ट करने हैं तो एक कॉमन सा टेस्ट जो अमाइनो एसिड डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं वो कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप निनहाइड्रिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। निनहाइड्रिन एक रिएजेंट आता है, उसको आप अगर मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे अपने अमीनो एसिड्स के ऊपर तो वो आपको एक पर्पल कलर देगा, जैसा कि आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं। निनहाइड्रिन टेस्ट में आपको ऐसा कलर मिलने वाला है। इसके अलावा प्रोटीन्स को टेस्ट अगर आपको करना है तो बायोरेट टेस्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बायोरेट टेस्ट में आपको पिंक कलर मिलेगा और वहीं जेंथोप्रोटिक टेस्ट में आपको येलोइश रेड कलर आपको मिलेगा। एलिकलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट बोल सकते हो, मेयर्स रिएजेंट टेस्ट बोल सकते हो, हेगर रिएजेंट टेस्ट बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं बेसिकली, जैसे अगर हम देखें तो जो ड्रैगन ड्रॉप है और मेयर्स हैं ये हैवी मेटल आयोडाइड्स होते हैं
और हैवी मेटल आयोडाइड्स स्पेशली जब एल्कलॉइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। उस कलर्ड प्रेसिपिटेट के बेस पे हम चेक करते हैं कि हमारी ड्रग के अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। उसके बाद हेगर्स टेस्ट है, ये आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा जब एल्कलॉइड के साथ रिएक्ट करेगा। इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम केलर-किलियानी टेस्ट कर सकते हैं, लीगल टेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट हम कर सकते हैं। अच्छा, केलर-किलियानी और लीगल टेस्ट हम लोग करते हैं जहाँ पे हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिटेक्ट करने होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिटेक्ट करने होते हैं। अब केलर-किलियानी जो है ये डीऑक्सी शुगर के लिए स्पेशली होता है। केलर-किलियानी टेस्ट ये डीऑक्सी शुगर्स को डिटरमाइन करता है या डिटेक्ट करता है, डीऑक्सी शुगर्स को, ठीक है। वहीं बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट जो है एक अलग क्लास होती है एंथ्राक्विनोन्स की, जहाँ पे एंथ्रासीन रिंग सिस्टम होता है, तो बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। वहीं हीमोलिटिक टेस्ट और फोम टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जहाँ पे ड्रग के अंदर सैपोनिन प्रेजेंट हैं वहाँ पे हम लोग सैपोनिन हीमोलिटिक टेस्ट और फोम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। वहीं टर्पेनॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए फिल्टर पेपर टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टेरॉइड्स को डिटेक्ट करना है तो आपके पास दो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, जैसे साल्कोवस्की टेस्ट है और लीबरमैन बुकार्ड रिएक्शन है। इनको आप यूज़ कर सकते हो और आपका जो चेंज इन कलर है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। फ्लेवोनॉइड्स को चेक करने के लिए आपके पास शिनोडा टेस्ट है और लेड एसीटेट टेस्ट है। वहीं टेनिन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी आप लेड एसीटेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में आपके ड्रग सैंपल की तैयार होंगे। आप हर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अपने ड्रग के साथ, और जो भी रीडिंग्स होंगी उनको आप मैच करिए उन स्टैंडर्ड ड्रग के साथ, उनमें आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस आसानी से हो सकता है और आपको पता चल सकता है कि आपके ड्रग सैंपल जो ऑथेंटिक है या उसमें कुछ अडल्ट्रेशन है। हालांकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिक्वायर्ड है, आपको अगर एग्जैक्टली पता कराना है कितनी परसेंटेज अडल्ट्रेशन है या सब्स्टिट्यूशन है या फिर क्वालिटी उसकी प्योरिटी में कमी है, वो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चल सकता है, जिसके लिए आपको HPLC और HPTLC और GCMS करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग आप क्वालिटेटिवली जो क्वालिटी है उसकी ड्रग की वो आप चेक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, केमिकल इवेल्युएशन। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही क्वालिटीज़ को चेक करते हैं अपनी ड्रग की। हमारी जो ड्रग है वहाँ पे हम चेक करते हैं कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है तो कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे आप देख सकते हो ये TLC प्लेट है, आपने लैब में बनाई होगी। हम लोग जो स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप की, जो आपकी छोटी स्लाइड होती है उसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर आप कोटिंग बना लेते हैं एक सिलिका की। इसके अलावा ये प्री कोटेड प्लेट्स भी आती हैं जो कि हम HPTLC में जनरली यूज़ करते हैं। तो ये प्री कोटेड प्लेट्स होती हैं आपकी एल्यूमिनियम का बेस होता है, उसके ऊपर सिलिका की एक लेयर होती है, बहुत फाइन लेयर होती है, जिसको कि हम HPTLC या TLC के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम डेवलप करते हैं, आप देख सकते हो एक छोटा छोटा स्पॉट यहाँ पे हम लगाते हैं और जब डेवलप करते हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है। जैसे ये देख सकते हो, ये येलो है, सिंगल कंपाउंड है, ये भी पिंक है, सिंगल कंपाउंड है, ये ब्लू और लाइट ब्लू है, तो ये एक डबल कंपाउंड है, और यहाँ देख सकते हो येलो भी है और एक ये आपका ब्लू कंपाउंड भी है। तो ऐसे आप कंपैरेटिवली मैच कर सकते हो, इनकी RF वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। और RF वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉल्वेंट कितना चढ़ा इस लाइन से, बेस लाइन से सॉल्वेंट की दूरी पता होनी चाहिए आपको, सॉल्वेंट फ्रंट आपको पता होना चाहिए और आपको स्पॉट की लेंथ पता होनी चाहिए। सपोज ये A है और ये B है, तो आपकी RF वैल्यू हो गई इस A स्पॉट के लिए या आपके पिंक वाले स्पॉट के लिए RF वैल्यू हो गई डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ A एंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट, तो इससे आपको RF वैल्यू हर एक सैंपल की, हर एक स्पॉट की पता चल जाएगी। उसको मैच कर सकते हो आप स्टैंडर्ड के साथ। कोई भी एक ड्रग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन एक RF वैल्यू सेम रहेगी उसकी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इस मेथड को यूज़ कर सकते हो फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ योर ड्रग। इसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। HPTLC है जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है TLC का, जिसको हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये ऑटोमेटिक सारा इसमें
ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस होता है इसमें। वहीं HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और TLC जो है, जैसे हमने देखा कि TLC में हम लोग RF वैल्यू और जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वहीं रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा जो HPLC है वहाँ पे RT वैल्यू आता है रिटेंशन टाइम की फॉर्म में हम उसको करते हैं कि कितना टाइम लगा आपके सैंपल को कॉलम में इंजेक्ट होने से और डिटेक्ट होने तक। उस टाइम को हम लोग कहते हैं रिटेंशन टाइम, कि कितना टाइम आपका जो सैंपल है सॉल्यूट का वो आपके कॉलम के अंदर रहा। तो कोई भी एक ड्रग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन उसका एक स्पेसिफिक रिटेंशन फैक्टर होगा, रिटार्डेशन फैक्टर होगा, और उसका एक स्पेसिफिक रिटेंशन टाइम होगा, जिससे कि हम अपने ड्रग को मैच कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर नेक्स्ट देखें हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कुछ पैरामीटर हैं जैसे बिटरनेस वैल्यू। बिटरनेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस ये है कि जो बिटर्स होते हैं जनरली हम कहते हैं कि बिटर्स दे आर एम्प्लॉयड थेरापेटिकली, और वो बहुत अच्छे एपेटाइजर्स होते हैं। तो क्योंकि ये जो बिटर्स होते हैं ये आपकी जो सिक्रीशंस होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा आपके जो स्टमक के सिक्रीशंस होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि आपकी जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, या आपका जो फूड है उसका डाइजेशन अफेक्ट होता है। तो द बिटर प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट मटेरियल आर डिटरमाइंड by comparing the threshold bitter concentration of any extract of your drug with that of the dilutions of quinine hydrochloride। तो यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं अपने जो आपका बिटरनेस है आपकी ड्रग की, उसको मैच करते हैं हम लोग बिटरनेस ऑफ क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि स्टैंडर्ड एक हमारा बिटर है, एक स्टैंडर्ड बिटर है। इसके अलावा जो बिटरनेस वैल्यू हम उसको एक्सप्रेस भी करते हैं क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड की बिटरनेस के अगेंस्ट में, जैसे कि इट इज़ एक्सप्रेस इन यूनिट्स इक्विवेलेंट टू द बिटरनेस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड इन 2000 ml वाटर। तो 2000 ml वाटर में आप 1 ग्राम क्विनिन डालेंगे, वो जितनी कड़वाहट होगी उसके अगेंस्ट में हम लोग जज करते हैं कि हमारी ड्रग की कितनी बिटरनेस वैल्यू है। उसका एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बिटरनेस कैलकुलेट करने के लिए 2000 इंटू सी अपॉन ए इंटू बी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो ड्रग है हमारी उसके बहुत सारे डाइल्यूशंस बनाते हैं। उस डाइल्यूशंस में हम चेक करके देखते हैं, हम खुद ही करते हैं, उसको चेक करके देखते हैं कि कौन सा डाइल्यूशन हमें कड़वा लगा, और जो डाइल्यूशन हमें कड़वा लगा उसको हम मैच करते हैं उस कड़वाहट से जो हमने स्टैंडर्ड डाइल्यूशंस बनाए थे क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड के, उनको भी हम चेक करते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि कड़वा है वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा फिर हम टेस्ट को उसी हिसाब से चेक करते हैं, और जब हमारे पास रीडिंग्स आ जाती हैं तब हम उसको इस फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पे ए जो है ये कंसंट्रेशन है आपके स्टॉक टेस्ट सॉल्यूशन की, ठीक है, mg/ml में। बी है आपका वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इन द ट्यूब विद द थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन, जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है ड्रग का, आपके ड्रग का, उसमें कितना वॉल्यूम आपने स्टॉक सॉल्यूशन का डाला है अपने ड्रग के, वो यहाँ पे रखना है। फिर सी इज द वॉल्यूम ऑफ क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड इन द ट्यूब विद द थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन, और सी वो वॉल्यूम है आपके क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन का जो कि आपके उस ट्यूब में मौजूद है जो आपको पहली बार कड़वा लगा। तो जब आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको आसानी से बिटरनेस वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और बिटरनेस वैल्यू आपकी ड्रग की बहुत सारी बायोअवेलेबिलिटी, उसका जो ADME है उसको भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हेमोलिटिक वैल्यू, ये भी एक बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं ऐसी फैमिलीज से बिलोंग करती हैं जिनके अंदर ही कैपेसिटी होती है कि दे हैव सेपोनिन कंटेंट, हाई सेपोनिन कंटेंट इन देम। तो ऐसी कुछ फैमिलीज यहाँ पे नाम देख सकते हो आप, जैसे कैरियोफाइलेसी है, एरेलिएसी है, सेपेंडेसी है, प्रेमुलेसी है, एंड डायस्कोरेसी है। दे कंटेन सेपोनिन्स। सेपोनिन्स क्या हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि अगर पानी के साथ भी हम शेक करें तो वो फोम बनाते हैं, परसिस्टेंट फोम बनाते हैं। वहीं अगर वो ब्लड में चले जाएं तो दे कॉज हीमोलाइसिस, ठीक है। तो जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं इनकी एक कैपेसिटी है कि दे कैन कॉज हीमोलाइसिस, और इसी कैपेसिटी को हम चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये प्योर ब्लड है,
सॉरी कंप्लीट हीमोलाइसिस देख सकते हो यहाँ, ये पार्शियल हीमोलाइसिस देख सकते हो यहाँ, नो हीमोलाइसिस। ब्लड में अगर कोई भी चेंज ना लगे तो आप देख सकते हो कि भाई ये इसमें कोई हीमोलाइसिस नहीं हुई, मतलब आपके ड्रग में सेपोनिन्स नहीं है। हम यहाँ पे जनरली ऑक्स का ब्लड यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। ऑक्स ब्लड इज़ यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज़, और अपनी ड्रग का डिफरेंट डाइल्यूशंस में से हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि हीमोलाइसिस हुई नहीं हुई, और अगर हुई तो फिर उसके हिसाब से हम उसको जो हीमोलाइसिस की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा द हीमोलिटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट मटेरियल और अ प्रिपरेशन कंटेनिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विद दैट ऑफ रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल ऑफ सैपोनिन आर विच हैज़ अ हीमोलिटिक एक्टिविटी ऑफ 1000 यूनिट्स पर ग्राम। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड हीमोलिटिक जो सैपोनिन हम लोग यूज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोग हीमोलिटिक एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है उसकी हम मान के चलते हैं कि 1000 यूनिट्स पर ग्राम उसकी हीमोलिटिक वैल्यू है। और उसी के हिसाब से जब हम इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में हीमोलिटिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो 1000 इंटू ए अपॉन बी, यहाँ पे 1000 तो आपका कॉमन है जो कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का है। इसके अलावा A इज़ द क्वांटिटी ऑफ सैपोनिन R इन दैट प्रोड्यूसेस टोटल हीमोलाइसिस। जो आपका सैंपल था उसमें टोटल हीमोलाइसिस किस डाइल्यूशन ने करी या किस कॉन्सेंट्रेशन के सैपोनिन ग्लाइकोसाइड ने करी, वो हम लेते हैं A। और B हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ प्लांट मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस टोटल हीमोलाइसिस। और जो आपकी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है, प्लांट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन है, वो हम लोग चेक करते हैं जिससे कि पूरी हीमोलाइसिस आपके सैंपल के अंदर हो गई। फिर हम देखते हैं स्वेलिंग इंडेक्स। आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे आपका इसबगोल देखते हो, उसकी एक्टिविटी क्या है, इट एक्ट्स एज लैक्सेटिव, इट एक्ट्स एज पर्गेटिव। और वो कैसे काम करता है, जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो स्वेलिंग करता है, स्वेल करता है, अपने आप को, अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ वो वाटर के सिक्रीशन को भी इम्प्रूव करता है आपके इंटेस्टाइन्स में। स्वेलिंग इंडेक्स is the volume in ml taken up by the swelling of 1 gram of plant material under specified condition। तो आपकी ड्रग का 1 ग्राम जो सैंपल है वो कितना पानी सोखता है, कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम उसका स्वेलिंग इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ अ डिटर्मिनेशन, यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है ये डिपेंड करती है कि आपका जो मीडिया है जिसमें आपको स्वेल कराना है वो कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको, जैसे शुरुआत में आपने ड्रग ली और उसको पानी मिलाया तो आप देख सकते हो यहाँ 13 ml वॉल्यूम था, ठीक है। जैसे ही ड्रग को थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये 29 ml तक पहुँच गया। तो इस हिसाब से हम अपनी स्वेलिंग इंडेक्स या स्वेलिंग जो कैपेसिटी आपकी ड्रग की वो हम चेक कर सकते हैं। फिर फोमिंग इंडेक्स हम देखते हैं, जैसे कि हमने हीमोलिटिक वैल्यू देखी कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की एक्टिविटी होती है कि उनके वो फॉर्म करते हैं, वैसे ही वो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड जैसे हमने पिछली बार देखा कि हीमोलाइसिस कॉज करते हैं, वैसे ही सैपोनिन ग्लाइकोसाइड यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ऐसा फॉर्म जो कि थोड़ी देर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो परसिस्टेंट फॉर्म यहाँ पे मिलता है जब हम अपनी ड्रग को शेक करते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोम की हाइट नाप लेते हैं और उससे हम फोमिंग इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। मैनी मेडिसिनल प्लांट कंटेन सैपोनिन दैट कैन कॉज अ परसिस्टेंट फोम व्हेन शेकन विद एक्वस सॉल्यूशन। द फोमिंग एबिलिटी ऑफ एक्वस डिकॉक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड देयर एक्सट्रैक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए फोमिंग इंडेक्स। हम देख सकते हैं यहाँ पे ए क्या है, 1000 अपॉन ए इज द फॉर्मूला, where A is the volume in ml of the decoction used for preparing the dilution in the tube where foaming to a height of 1 centimeter is observed। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस सैंपल में 1 सेंटीमीटर की हाइट हमें मिल रही है। तो जिस भी सैंपल में हमें 1 सेंटीमीटर की हाइट मिल रही होगी, हम उस सैंपल के अंदर देखेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में हमने ड्रग को ऐड किया था, अपने प्लांट मटेरियल को या अपने प्लांट के ड्रग को कितना ऐड किया था, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उस फॉर्मूले में रखते हैं अपना वैल्यू और स्वेलिंग इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। वहीं फिर टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस की हम लोग बात करते थे लास्ट क्लास में। टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम लोग पेस्टिसाइड डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ड्रग के अंदर कितना पेस्टिसाइड मौजूद है और कितना अफ्लाटॉक्सिन मौजूद है, वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे अगली स्लाइड में। पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो है, इट इज़ द एक्सेप्टेबल रेसिडुअल लिमिट इन mg ऑफ पेस्टिसाइड पर kg ऑफ प्लांट मटेरियल एंड इट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो है ARL इज acceptable residual limit and ADI is your maximum acceptable daily intake
ऑफ पेस्टिसाइड इन mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। E यहाँ पे है हमारा एक्सट्रैक्शन फैक्टर विच डिटरमाइंस द ट्रांजिशन रेट ऑफ पेस्टिसाइडल फ्रॉम द प्लांट मटेरियल इनटू द डोसेज फॉर्म एंड MDI इज द मीन डेली इनटेक ऑफ मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट। तो आप कितना मेडिसिनल प्लांट डेली कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है कि कितनी लिमिट में आप जो है पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर सकते हो सेफली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल हम लोग GCMS का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड की पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सा पेस्टिसाइड कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आपके सैंपल के अंदर मौजूद है। ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए है कि कितना हम लिमिट टॉलरेबल लिमिट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड हम चेक करते हैं वो है हमारे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और रिलेटेड पेस्टिसाइड जैसे कि BSC हुआ, DDT हुआ, क्लोरिनेटेड phenylhexanoic acid like herbicides like 2,4-D and 2,4-T। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड जैसे मेलाथायोन है, मिथाइल पैराथायोन है और पैराथायोन है। तो ये पेस्टिसाइड आपके ड्रग में मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर मौजूद हैं तो ये इतनी कंसंट्रेशन में मौजूद हों जो कि आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो है उसके अंदर आ रहे हों। ठीक है, बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट टेक देम बिकॉज WHO ने रिकमेंड किया है कि इस लिमिट से ज़्यादा लोगे तो आपके लिए वो डेट्रीमेंटल रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जैसे आपने देखा लेड, कैडमियम, मरकरी, तो ये हैवी मेटल्स हैं जो आपकी ड्रग में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से, या ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड होंगे या सॉइल से भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। उनको भी हमें डिटेक्ट करना होता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं आर्सेनिक के लिए, या कैडमियम और लेड के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनसे हम ऑटोमेटिकली हैवी मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्स वोल्टामेट्री हुआ या एब्जॉर्प्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया जिसको हम AAS के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रग या सैंपल के अंदर आपका हैवी मेटल डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा जो मैक्सिमम अमाउंट हैं किसी ड्रग के अंदर, ड्राइड मटेरियल के अंदर जो एक्सेप्टेबल हैं वो हैं आपका लेड का 10 mg पर kg जो आपके ड्रग मटेरियल है उसका एक्सेप्टेबल लिमिट में है। वहीं कैडमियम 0.3 मिलीग्राम पर kg और प्लांट मटेरियल इज एक्सेप्टेबल लिमिट। इसके ज़्यादा इससे ऊपर होगा तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, द माइक्रोबियल लोड। जैसे कि हमने देखा था कि माइक्रोबियल लोड आपकी जो ड्रग है उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो कितना है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है, वो हमें पता करना होगा। उसे पता करने के लिए हमें टोटल एरोबिक काउंट हम निकालते हैं, टोटल ईस्ट और मोल्ड काउंट हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे कुछ मीडिया है, कल्चर मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एरोबिक काउंट निकालने के लिए हम ट्रिप्टोन सोया अगार यूज़ करते हैं, ट्रिप्टोन सोया ब्रोथ यूज़ करते हैं। और जो बैक्टीरिया या जो ईस्ट है या जो फंजाई हम कैलकुलेट करते हैं इस आपके मेथड से या इस कल्चर मीडिया से, वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सूडोमोनास एरिजिनोसा, बैसिलस सबटिलिस, कैंडिडा अल्बिकेंस, एस्परजिलस बैसिलेंसिस। तो इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस कल्चर मीडिया को यूज़ करके। और ये जो मेथड है हम लोग लेस देन 100 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इतनी लिमिट तक हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं और 3 दिन हम इसको इंक्यूबेट करते हैं कम से कम अपने ड्रग सैंपल को इस मीडिया के अंदर। और बैक्टीरिया के लिए 3 दिन करते हैं और वायरस को फंगस को चेक करने के लिए हम लोग 5 दिन के लिए इंक्यूबेट करते हैं। और 5 दिन के बाद उसमें देखते हैं कि कितनी कॉलोनीज इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस फंगस की हमें मिली। उसके हिसाब से हम चेक करते हैं हमारी जो सैंपल है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन या जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल लोड है या नहीं है। इसके अलावा ईस्ट को चेक करने के लिए सेवोरोड, डेक्सट्रोज अगार यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कैंडिडा अल्बिकांस और एस्परजिलस बैसिलेंसिस हम लोग इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी लेस देन 100 CFU यूज़ कर सकते हैं। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमें अपने सैंपल को इंक्यूबेट करना होता है इस कल्चर मीडिया को यूज़ करके। और करीब 5 दिन के बाद हम लोग सैंपल में देखते हैं कि कितनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आपके सैंपल के अंदर जो आपका मीडिया है उसके ऊपर बनी हुई है। उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं आपके ड्रग में माइक्रोबियल लोड कितना है, एक्सेप्टेबल लिमिट में या अनएक्सेप्टेबल लिमिट में। लिमिट क्या है, WHO कहता है कि रॉ मटेरियल अगर आप करते हो चेक तो उसके अंदर इकोलाई 10⁴ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर ग्राम ऑफ मटेरियल। साल्मोनेला बिल्कुल एब्सेंट होना चाहिए, टोटल एरोबिक काउंट एब्सेंट होना चाहिए, एंटेरोबैक्टर एक्सेप्ट होना चाहिए। वहीं अगर फिनिश प्रोडक्ट है
तो इकोलाई की लिमिट भी हो जाती है 10 टू द पावर 1, केवल 10 CFU ही उसके अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साल्मोनेला शुड बी 0। टोटल एरोबिक काउंट 10 टू द पावर 5 चल सकता है, एंटीरोबैक्टर 10 टू द पावर 3 चल सकता है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाएगा। इसके बाद अफ्लाटॉक्सिन्स, अगर हम बात करें, अफ्लाटॉक्सिन्स जो है ये कुछ फंगल टॉक्सिन्स होते हैं। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड mainly by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. The presence of aflatoxin can be determined by chromatography, HPLC से हम इसको determine कर सकते हैं। और जो कुछ हार्मफुल अफ्लाटॉक्सिन है जो हम जो WHO कहता है कि इनको ये होने ही नहीं चाहिए आपकी ड्रग में या इनके लिमिट्स में होने चाहिए, वो है हमारा B1 B2 एंड G1 G2। तो इनकी लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है कि 10 ppm से ज़्यादा ये जो आपके अफ्लाटॉक्सिन है ये नहीं होने चाहिए। जो आपका IP मेथड है, IP मेथड कहता है कि नॉट मोर देन 2 माइक्रोग्राम पर kg ऑफ अफ्लाटॉक्सिन B1 एंड टोटल अफ्लाटॉक्सिन देखो तो वो 4 माइक्रोग्राम से ज़्यादा पर kg जो आपका ड्रग मटेरियल उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा USP कहता है कि नॉट मोर देन 5 ppb ऑफ अफ्लाटॉक्सिन B1 एंड टोटल अफ्लाटॉक्सिन की जो लिमिट है वो 20 ppb की वहाँ पे मेंशन की गई है USP में। तो ये अफ्लाटॉक्सिन भी आपकी ड्रग में नहीं होने चाहिए, तभी आपकी ड्रग जो है वो स्टैंडर्ड ड्रग मानी जाएगी। Thank you so much. In our next slide or in our next lecture, we are going to cover ICH guidelines for stability testing of herbal drugs. Thank you so much.